नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पर तैयारी करते हैं हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी की तैयारी के क्रम में आज हम पढ़ने जा रहे हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध कवि कर्तव्य। वर्तमान में यह उत्तर प्रदेश असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के सिलेबस में लगा हुआ है, साथ ही अन्य बहुत सी परीक्षाओं के सिलेबस में ये लगा हुआ है। तो आप सब लोग अपना सिलेबस चेक कर लीजिएगा और उसके अनुसार आप इसे पढ़ सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के एक काल विशेष को द्विवेदी काल के नाम से हम जानते हैं, और वह काल का जो नामकरण है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ऊपर ही किया गया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का नाम सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में तो प्रसिद्ध है, साथ ही साथ आलोचक और निबंधकार के रूप में भी उतना ही प्रसिद्ध है। इन्होंने जो ये सारी चीज़ें जो 2-3 पॉइंट मैं बता रही हूँ, ये वह हैं जो परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार कब संभाला, तो यह है उन्होंने 1903 में संभाला। 1903 से लेकर 1920 तक यह सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे, और इस काल को हिंदी खड़ी बोली के विकास का काल कहा जाता है। तो व्याकरणिक जो शुद्धिकरण का कार्य है, भाषा की व्याकरण के शुद्धिकरण का कार्य, वह महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। साकेत में पढ़ाते समय भी बताया था, पुनः बताती हूँ कि इन्होंने ही एक भुजंग भूषण नाम से लेख लिखा था, कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता, और उसी से प्रेरणा पाकर मैथिली शरण गुप्त ने साकेत नामक महाकाव्य लिखा, जो आपके सिलेबस में भी है और चैनल पे भी उपलब्ध है, प्लेलिस्ट में भी उपलब्ध है। तो ये सारे प्रश्न वह हैं जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी से पूछे जाते हैं। इनकी रचनाओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा करते हैं आज के हमारे इस निबंध पे, जिसका शीर्षक है कवि कर्तव्य। कवि कर्तव्य से हमारा अभिप्राय हिंदी के कवियों के कर्तव्य से है। समय और समाज की रुचि के अनुसार सब बातों का विचार करके हम यह लिखना चाहते हैं कि कवि का कर्तव्य क्या है। अपने मनोगत विचारों को हम थोड़े ही लिखना चाहते हैं, अतः इस लेख को हम 4 ही भागों में विभक्त करेंगे। पहला है छंद, दूसरा है भाषा, तीसरा है अर्थ और चौथा है विषय। इन्हीं के यथाक्रम हम समीक्षा आरंभ करते हैं। अर्थात ये जो लेख है जिसमें कवि के कर्तव्यों के विषय में चर्चा करते हुए महावीर प्रसाद द्विवेदी 4 बातों पर चर्चा करेंगे। छंद, भाषा, अर्थ और विषय, इन 4 भागों में विभाजित कर वह उन्होंने अपना पूरा निबंध ये लिखा है। सबसे पहले जो है वह है छंद। तो छंद के अंतर्गत महावीर प्रसाद द्विवेदी जी क्या लिखते हैं, इसे देखते हैं। गद्य और पद्य दोनों ही में कविता हो सकती है। यह समझना अज्ञानता की पराकाष्ठा है कि जो छंदोबद्ध है सभी काव्य है। कविता का लक्षण जहाँ कहीं पाया जाए, चाहे वह गद्य में हो चाहे वह पद्य में हो, वही काव्य है। तो मैंने आपको जैसा कि कहा कि खड़ी बोली का विकास में पहले जो इन्होंने काफ़ी योगदान रहा है। मैंने आपको रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक भी पढ़ाई, उसमें भी मैंने बताया कि भारतेंदु काल तक की विशेषता यह थी कि खड़ी बोली का विकास तो हो रहा था, लेकिन केवल गद्य के रूप में। कविता की भाषा भारतेंदु काल तक ब्रजभाषा ही थी। लेकिन जब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आए तो इन्होंने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से इस बात का प्रचार प्रसार किया, इस बात के प्रति जागरूक किया कि कविता गद्य में भी हो सकती है, अर्थात खड़ी बोली में भी कविता हो सकती है। तो यहाँ अपनी उसी बात को महत्व देते हुए कहते हैं कि कविता का लक्षण जहाँ कहीं भी पाया जाए, चाहे वह गद्य में हो चाहे वह पद्य में हो, वही काव्य है। लक्षणहीन होने से कोई भी छंदोबद्ध लेख काव्य नहीं कहलाए जा सकते, और लक्षण युक्त होने से सभी गद्य बंद काव्य कक्ष में सन्निष्ट किए जा सकते हैं। कि यदि कविता का लक्षण नहीं है और भले ही कोई सुंदर छंद है तो वो भी कविता नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर कविता के लक्षणों से युक्त है और भले ही वो गद्य, तो वह भी काव्य कक्ष में सन्निविष्ट किए जाते हैं, यानी काव्य के कमरे में काव्य माना जा सकता है। उनको कहने का तात्पर्य यह है। आगे महावीर प्रसाद जी कहते हैं, गद्य के विषय में कोई विशेष निर्दिष्ट करने की उतनी आवश्यकता नहीं जितनी पद्य के विषय में है, इसलिए हम यहाँ पर पद्य का ही विचार करेंगे। भाषा, अर्थ और विषय के संबंध में जो कुछ हम कहेंगे, गद्य के संबंध में भी प्राय समान भाव में प्रयुक्त हो सकेगा। तो यहाँ इन्होंने वर्ड यूज किया है, हो सकेगा। जैसा कि मैंने कहा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी के समय तक इतनी गद्य में खड़ी बोली में कविता नहीं लिखी जा रही थी। ब्रज भाषा की ओर, पद्य की भाषा ब्रज ही बनी हुई थी, उसकी ओर ही रुझान था। बाद में बहुत कुछ लिखा गया है खड़ी बोली में, लेकिन तब तक नहीं था, कम था, मतलब था तो सही पर कम था, ये कह सकते हैं। ठीक है,
इसको एक और चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद द्विवेदी दोनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं। अब जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो तो जानते हैं, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें इसलिए बताती हूँ कि कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो अपनी नई शुरुआत कर रहे हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो निबंध पढ़ना है वो आपको पढ़ना है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, वो भी प्लेलिस्ट में है, पहले से ही है, ठीक है। और इनका पढ़ना है कवि कर्तव्य, दोनों अलग अलग है। साथ ही साथ आपकी भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, और भी जो है आपके बहुत सारे निबंध हैं आपके सिलेबस में, वो सभी प्लेलिस्ट में हैं, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध है श्रद्धा और भक्ति, वो शुक्ल की प्लेलिस्ट बनी हुई है चिंतामणि नाम से, उसमें आपको मिलेंगे। बाकी निबंध एक जगह मिल जाएंगे, तो उनको आप देख लीजिएगा। और आप ये जो मुझे कमेंट करते रहते हैं अच्छी बात है, लेकिन जितना कुछ प्लेलिस्ट में उपलब्ध है वो सब भी आप पढ़ लेंगे ना, तो आपकी परीक्षा की बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। निरंतर वीडियो मैं डालती रहती हूँ, बस आपको करना क्या है, लाइक करना है, शेयर करना है। लाइक करना तो आप लोग भूल ही जाते हैं, अब शेयर करने का तो मुझे नहीं पता चलता कि आप लोग करते हैं या नहीं करते, वो आपकी श्रद्धा पर डिपेंड करता है। लेकिन लाइक का तो मुझे पता चलता है, वो भी आप नहीं करते। जितने लोग देखते हैं उतने भी लाइक आ जाएँ तो भी बहुत अच्छा उत्साहवर्धन होता है आगे के लिए। खैर आगे बढ़ते हैं। अब आगे महावीर प्रसाद जी क्या कहते हैं कि जिन पंक्तियों में वर्णों या मात्राओं की संख्या नियमित होती है वे छंद कहलाती हैं, और छंदों में जो कुछ कहा जाता है वह पद्य कहलाता है। कोई कोई छंद और पद्य दोनों को एक ही अर्थ का वाचक मानते हैं। कोई कोई क्या कहता है कि जो छंद है वही पद्य है, लेकिन दोनों में अलग बात है। छंद क्या होता है, जिसमें वर्णों या मात्राओं की संख्या नियमित होती है। वर्णिक और मात्रिक दो तरीके के छंद होते हैं, तो वो कहते हैं कि जिनमें बिल्कुल निश्चित है वो छंद है, ठीक है। और छंदों में जो कुछ कहा जाता है वह पद्य है। आगे प्रसाद जी लिखते हैं कि जो सिद्ध कवि हैं वे चाहे जिस छंद का प्रयोग करें उनका पद्य अच्छा ही होता है, परंतु सामान्य कवियों के विषय में अनुकूल छंद योजना करनी चाहिए। जैसे समय विशेष में राग विशेष के गाए जाने से चित्त अधिक चमत्कृत होता है, वैसे ही वर्णन के अनुकूल वृत्त प्रयोग करने से कविता का आस्वादन करने वालों को अधिक आनंद मिलता है। गले में डाली हुई मेखला के समान वृत्त रूपणी हार लता को अनुचित स्थान पर विनिवेशित करने से कवि की अज्ञानता दर्शित होती है। गले में डाली हुई मेखला के समान वृत्त रूपणी हार लता को, है ना, अनुचित स्थान पर विनिवेशित करने से कवि की अज्ञानता दर्शित होती है। अर्थात जैसा समय है, जैसी परिस्थिति का आप वर्णन कर रहे हो, छंद भी उसी तरीके का आपको प्रयुक्त करना चाहिए। इस लेख में हम इस बात का विवेचन नहीं करना चाहते कि किस विषय के लिए कौन सा छंद प्रयोग लगना चाहिए। काव्य के मर्मज्ञ निपुण कवि स्वयं जान सकते हैं कि कौन सा छंद कहाँ विशेष शोभावर्धक होता है। प्राचीन संस्कृत कवि इसका पूरा विचार रखते थे। उन्होंने ऋतुओं का वर्णन प्राय उपजाति छंद में किया है, नीति का वंशस्थ में किया है, चंद्रोदय आदि का रथोद्यता में किया है, वर्षा और प्रवास का मंदाक्रांता में किया है, स्तुति शौर्य आदि का शार्दुल विक्रीडित और शिखरणी में किया है। यही नहीं, वृत्त रचना में छंद शास्त्र के नियमों के अतिरिक्त वे लोग और विषयों की ओर भी ध्यान रखते थे। दोधक वृत्त का लक्षण 3 भगण और 2 गुरु है। इस नियम का प्रतिपालन करते हुए वे 3 अक्षर वाले शब्द प्रयोग करते थे, जिससे छंद की शोभा विशेष बढ़ जाती थी। तोटक में वे रूखे अक्षर वाले ही शब्द रखते थे, क्योंकि ऐसे अक्षर वाले शब्दों से संगठित हुआ तोटक ताल की द्रुत गति के समान मन को सविशेष आनंद प्रदान करता है। हिंदी के कवियों को भी इन बातों का विचार करना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि यह काव्य में शुद्धता की ओर उनका ध्यान था। व्याकरणिक जो गलतियां कवि करते थे उनकी ओर ध्यान था। जिन्होंने भी 2-4 चीज़ें जिनको भी आ गई, 2-4 तुकबंदी करनी आ गई, वो अपने आप को कवि समझने लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कवि का कर्तव्य बहुत महान होता है। अब वो उन्होंने संस्कृत के कवियों को बताया कि किस प्रकार वो रचना करते समय छंद का भी ध्यान रखते थे। हालांकि ऐसा नहीं है कि आप छंद, शुरू में उन्होंने कह दिया कि गद्य में भी अगर आप लिख रहे हैं तो भी वो काव्य है, कविता तो है, लेकिन यदि आप पद्य में लिखते हैं, छंदों का ध्यान रखते हैं, समय परिस्थितियों के अनुकूल छंदों का प्रयोग करते हैं, तो उससे आपकी कविता की गरिमा बढ़ जाती है, काव्य का सौंदर्य बढ़ जाता है। आगे कहते हैं, दोहा, चौपाई, सोरठा, घनाक्षरी, छप्पे और सवैया आदि का प्रयोग हिंदी में बहुत हो चुका। कवियों को चाहिए कि यदि वे लिख सकते हैं तो इन्हें अतिरिक्त और भी छंद लिखा करें। हम ये नहीं कहते कि छंद नितांत परित्यक्त ही होकर रह जाएं। हमारा अभिप्राय यह है कि इनके साथ साथ संस्कृत काव्यों में प्रयोग किए गए वृत्तों में से 2-4 उत्तमोत्तम वृत्तों का भी प्रचार हिंदी में किया जाए। तो वो कहते हैं कि दोहा, चौपाई, सोरठा, इसमें तो लिखे ही हैं, बहुत सारी पुस्तकें भी
जो है आधुनिक काल तक प्राप्त हो जाती हैं। रामचरितमानस है और भी बहुत सारी हैं, जायसी का पद्मावत है, ये सारी चीज़ें तो उसमें प्रयुक्त हो ही जाती हैं। तो वो कह रहे हैं कि इसके साथ साथ संस्कृत के भी कुछ जो अच्छे छंद हैं, जो सरल हैं थोड़े से, उनको हिंदी में लाया जाना चाहिए। इन वृत्तों में कौन कौन से हैं? द्रुत, विलंबित, वंशस्थ और वसंत तिलका आदि वृत्त ऐसे हैं जिनका प्रचार हिंदी में होने से हिंदी काव्य की विशेष की शोभा बढ़ेगी। किसी किसी ने इन वृत्तों का प्रयोग भी आरंभ कर दिया है। यह सूचना उन्हीं लोगों के लिए जो सब प्रकार के छंद लिखने में समर्थ हैं, जो घनाक्षरी और दोहे अथवा चौपाई की सीमा उल्लंघन करने में असमर्थ है, उनके लिए नहीं। आजकल की बोलचाल की हिंदी कविता उर्दू के विशेष प्रकार के छंदों में अधिक खुलती है, अतः ऐसी कविता लिखने में तदनुकूल छंद प्रयुक्त होने चाहिए। कुछ कुछ कवियों को एक ही प्रकार का छंद सध जाता है, उसे ही वे अच्छा लिख सकते हैं, उनको दूसरे प्रकार का छंद लिखने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। यदि कविता सरस और मनोहारिणी है तो चाहे वे एक ही अथवा बुरे से बुरे छंद में क्यों ना हो, उससे आनंद अवश्य ही मिलता है। तुलसीदास ने चौपाई में और बिहारी लाल ने दोहा लिखकर ही इतनी कीर्ति संपादन की है। प्राचीन कवियों को भी किसी किसी वृत्त से समाधिक स्नेह था, वे अपने आदृत वृत्ति ही को अधिक काम में लाते थे और उसमें उनकी कविता खुलती भी अधिक थी। भारवी का वंशस्त्र, रत्नाकर की वसंत तिलका, भवभूति और जगन्नाथ राय का शिखरणी, कालिदास का मंदाक्रांता और राजशेखर का शार्दूल विकृत इसी विषय में प्रमाण है। तो वो कहते हैं कि जो इसमें समर्थ हैं उनको तो नए नए छंदों का भी प्रयोग करना चाहिए, बाकी जो करने में असमर्थ हैं वो लिखें। अगर कविता अच्छी है तो बिना छंदों के कम एक ही छंद की भी अच्छी लगेगी। लेकिन वो सिर्फ सलाह दे रहे हैं कि अगर आप अधिक से अच्छे और नए नए छंदों का प्रयोग करते तो काव्य की शोभा अच्छी आपकी बढ़ जाएगी और अधिक बढ़ जाएगी। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि पादांत में अनुप्रासहीन छंद भी हिंदी में लिखे जाने चाहिए। इस प्रकार के छंद जब संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला में विद्यमान हैं तब कोई कारण नहीं कि हमारी भाषा में वे ना लिखे जाएं। संस्कृत ही हिंदी की माता है। संस्कृत का सारा कविता साहित्य इन तुकबंदी बखेड़े से बहिर्गिस्सा है। अतएव इस विषय में यदि हम संस्कृत का अनुकरण करें तो सफलता की पूरी पूरी आशा है। अनुप्रास युक्त पदांत सुनते सुनते हमारा कान उसी प्रकार की पंक्तियों के पक्षपाती हो गए हैं, इसलिए अनुप्रासहीन रचना अच्छी नहीं लगती। बिना तुक वाली कविता के लिखने अथवा सुनने का अभ्यास होते ही वह भी अच्छी लगने लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। अनुप्रास और यमक आदि शब्दाडंबर कविता के आधार नहीं, जो उनके ना होने से कविता निर्जीव हो जाए या उसमें कोई अपरिमेय हानि पहुंचे। कविता का अच्छा या बुरा होना विशेषतः अच्छे अर्थ और रस बाहुल्य पर अवलंबित है। तो काव्य का मूल क्या है? काव्य में का मूल तत्व क्या है? रस उत्पन्न होना चाहिए। ऐसा नहीं है अब यहाँ जो तुकबंदी की रचना लिखते थे ना, इससे पहले तुकबंदी युक्त रचनाएं होती थी भारतेंदु काल तक। अब द्विवेदी जी कुछ नया करने के लिए कवियों को प्रेरित कर रहे हैं। उन्होंने अपने आचार्यत्व का पूरी तरीके से उपयोग किया है ना कवियों के और हिंदी के पक्ष में। उन्होंने कहा कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर रचना तुकांत हो। यदि तुकांत नहीं है तो भी कुछ समय बाद वो हमारे व्यवहार में आ जाएगी। आप लिखना तो प्रारंभ कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें कितने छंद हैं। कविता का सौंदर्य किस पे डिपेंड करता है? अर्थ पर और रस बाहुल्य पर। यदि आपकी कविता को सुनकर सामने वाले में किसी भी प्रकार के ना रस की अगर व्याप्ति होती है ना, रस का साधारणीकरण होता है, रस की उत्पत्ति होती है, तो फिर आप सार्थक कवि हैं, आपकी कविता सार्थक है। अच्छे अर्थ और रस बाहुल्य पर अवलंबित है, परंतु अनुप्रासों को ढूंढने का प्रयास उठाने में समुचित शब्द ना मिलने से अर्धांश की हानि हो जाया करती है। इससे कविता की चारुता अर्थात सुंदरता नष्ट हो जाती है। कभी कभी तुकांत नहीं मिलते ना, तुकांत नहीं मिलते, अनुप्रास एक जैसी शब्द वो नहीं मिलते, तो उसके लिए किसी और शब्द को बिठाना पड़ता है और उससे कविता की सुंदरता नष्ट भी हो सकती है। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि अनुप्रासों का विचार न करने से कविता लिखने में सुगमता भी होती है और मनोअभिलिषित अर्थ व्यक्त करने में विशेष कठिनाई भी नहीं पड़ती। अतएव पादांत में अनुप्रासहीन छंद हिंदी में लिखे जाने की बड़ी आवश्यकता है। संस्कृत में प्रयोग किए गए शिखरणी, वशस्त और वसंत तिलका आदि ऐसे वृत्तों में हैं जिनमें अनुप्रास का न होना काव्य रसिकों को बहुत ही कम खटकेगा। पहले इन्हीं वृत्तों का प्रयोग करना चाहिए। तो नई दिशा देते हुए कवियों को कह रहे हैं वो कि अब सबसे सरल छंद कौन से? शिखरणी, वंशस्थ और वसंत तिलका। ये ऐसे छंद में जिनकी शुरुआती कवियों को इन्हीं में ये प्रयोग करना चाहिए कि अंत में तुकांत नहीं है तो कोई बात नहीं है। तो और फिर जब लोगों को आदत हो जाए तो इस तरीके की रचनाएं पढ़ने की, फिर आप और छंदों का भी प्रयोग
कर सकते हैं। तो बहुत अच्छे से ये कवि के कर्तव्य को समझाया है छंद वाले पैराग्राफ में। एक और इसका पैरा है, किसी भी प्रचलित परिपाटी का क्रम भंग होता देख प्राचीनता के पक्षपाती खड़े होते हैं और नई चाल के विषय में नाना प्रकार की कुचेष्टाएं और दोषों भावनाएं करने लगते हैं। ये स्वाभाविक बात है, परंतु यदि इस प्रसार की टीकाओं से इस प्रकार आएगा यहाँ पे, इस प्रकार की टीकाओं से लोग डरते तो संसार से नवीनता का लोप हो जाता। हमारा यह मतलब नहीं कि पादांत में अनुप्रास वाले छंद लिखे ही ना जाएं। हमारा कथन बस इतना ही है कि इस प्रकार के छंदों के साथ अनुप्रासहीन छंद भी लिखे जाने चाहिए। बस यहाँ इन्होंने छंद विषयक अपना जो कवियों का कर्तव्य होना चाहिए, कवियों का जो ध्यान होना चाहिए वो आकर्षित किया है। दूसरा पॉइंट महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने लिया है भाषा। अब एक तो बात हो गई कि जो कविता में नयापन कैसा लिखा जाए, तो छंद कैसे होने चाहिए कविता में, तो अपने युग के अनुकूल इन्होंने उस चीज को लिखा है। अब भाषा कैसी होनी चाहिए महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, कवियों की भाषा कैसी होनी चाहिए, इस पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। अभी तक भी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक नहीं किया है और आप भूल जाएंगे, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। मैंने पहले भी कहा है आपसे कि थोड़े सा, जैसे आपने कहा कि उत्तर प्रदेश भर्ती वाला जो सिलेबस है उसको मैं कंप्लीट करवाऊं, तो थोड़ा सा अपने मित्रों को भी चैनल से जोड़ी, ताकि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो लगभग उसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ताकि जो पुस्तकें वगैरह हैं तो उस हिसाब से फिर मैं आगे मंगाऊं। क्योंकि अभी आप 2-4 लोग ही हैं, बाकी कोई लोग नेट की कर रहे हैं, कुछ आरपीएससी वाले विद्यार्थी भी हैं, तो मिले जुले विद्यार्थी हैं। तो कुल मिलाकर आप थोड़ा सा वीडियोस को शेयर कीजिए, अपने मित्रों को चैनल से जोड़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाषा, कवि को ऐसी भाषा लिखनी चाहिए जिसे सब कोई सहज में समझ ले और अर्थ को हृदयंगम कर सके। पद्य पढ़ते ही उसका अर्थ बुद्धिस्त हो जाने से विशेष आनंद प्राप्त होता है, पढ़ने में जी लगता है ना, परंतु जिस वाक्य का भावार्थ कठिनता से समझ में आता है उसका अवलोकन में ही जी नहीं लगता और बराबर अर्थ का विचार करते करते उससे विरक्ति हो जाती है। जो कुछ लिखा जाता है वह इसी अभिप्राय से लिखा जाता है कि लेखक का हृदयगत भाव दूसरे समझ जाएं। यदि उस उद्देश्य की ही सफलता ना हुई तो लिखना व्यर्थ ही हुआ। अतएव क्लिष्ट की अपेक्षा सरल लिखना ही सब प्रकार से वांछनीय है। बहुत ही सुंदर इन्होंने लिखा है कि आप अपना कवित्व पर, अपना आचार्य पंडिताई दिखाने के चक्कर में इतना कठिन ना लिखें कि समझ में ही ना आए। और आपने देखा होगा तुलसी की रामचरितमानस इतनी प्रसिद्ध क्यों हुई है। ऐसा नहीं है कि भाई तुलसी के अलावा किसी ने अच्छा नहीं लिखा, बहुत हैं जिन पे विचार किया जा सकता है, एक से बढ़कर एक लेखक, लेकिन रामचरितमानस इसलिए ही प्रसिद्ध इतनी हुई है क्योंकि उसका आप गाते रहते हो, प्रत्येक चौपाई और दोहे का अर्थ आपको साथ की साथ समझ में आता है। आपको अर्थ देखने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो सबका अर्थ समझ में आता है, इसीलिए वो याद भी हो गई और लोकप्रिय भी हो गई। ठीक है, अतएव क्लिष्ट की अपेक्षा सरल लिखना ही सब प्रकार से वांछनीय है। कालिदास, भवभूति और तुलसीदास के काव्य सरलता के आकार हैं। परम विद्वान होकर भी उन्होंने सरलता को ही विशेष मान दिया है, इसलिए उनके काव्यों का इतना आदर है। जो काव्य सर्वसाधारण की समझ के बाहर होता है वो बहुत कम लोकमान्य होता है। कवियों को सदैव इसका ध्यान रखना चाहिए। कविता लिखने में व्याकरण के नियमों की अवहेलना न करनी चाहिए। शुद्ध भाषा का जितना मान होता है अशुद्ध का उतना नहीं होता। व्याकरण का विचार न करना कवि के तद विषयक अज्ञानता का सूचक है। तद विषयक अज्ञानता का सूचक है। कोई कवि व्याकरण के नियमों की ओर दृक्पात नहीं करते, दिक्पात तक नहीं करते। यह बड़े खेद और लज्जा की बात है। ब्रजभाषा की कविता में कविजन मनमानी निरंकुशता दिखलाते हैं, पर यह उचित नहीं। जहां तक संभव हो शब्दों का मूल रूप न बिगड़ना चाहिए। शुक्ल की पुस्तक जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो जहां महावीर प्रसाद द्विवेदी वाला प्रसंग आता है वहां शुक्ल जी ने इस बात को लिखा भी है कि ब्रजभाषा के कविता को मैं इस तरीके के लास्ट में तुकांत नहीं बैठ रही थी तो शब्दों को तोड़ मड़ोड़ कर ही लिख देते थे जिनका कोई अर्थ नहीं था, सिर्फ तुकांत के लिए, अथवा मनमाने शब्द उठा कर लिख रहे थे जो कि गलत था। तो व्याकरणिक शुद्धिकरण का कार्य किया। जो कवि इनकी सरस्वती पत्रिका में प्रतिष्ठित पत्रिका थी, सबसे बड़ी पत्रिका थी अपने समय की, तो उसमें अपने लेख भेजा करते थे और बड़े से बड़े कवि के लेख को ये वापस लौटा दिया करते थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, और उसमें रेड पेन से गलती को अंकित कर दिया थे कि यहाँ व्याकरणिक गलती है, और वो लोग जब उसे सुधार कर पुनः भेजते थे तभी ये उसे अपनी कविता उसमें पत्रिका में छापते थे। ठीक है, तो इससे लोगों को लगा, भाई कवियों को लगा कि सरस्वती पत्रिका में कविता सुनती है, हमारा लेख छपता है तो बड़ी बात है। फिर इसकी ओर उनका ध्यान गया और उन्होंने व्याकरण को शुद्ध भी किया। कल भी देखिए, मैं जब भी मैं ये
टीवी देखती हूँ, तो उस पे क्या होता है कि जो वो नाम लिखे आते हैं ना किसी भी सीरियल के शुरू होने से पहले, प्रोग्राम के शुरू होने से पहले, इतनी गलती लिखे होते हैं ना, इतने गलत। कल ही आ रहा था वो डांस दीवाने का, पीयूष लिखा हुआ था, 2-3 बार आया, मतलब हर चीज़ गलत लिखी हुई है। ऐसा लगता है कि बिल्कुल अनपढ़ लोग, हिंदी लिखनी नहीं आ रही, ठीक है अंग्रेजी अच्छी बात है, सीखनी चाहिए, ज़रूरत है समय की, लेकिन ऐसा भी तो ना हो कि मूल भाषा ही भूल जाए, छोटे छोटे शब्द लिखने नहीं आ रहे लोगों को। तो इस तरीके से मतलब अब तो कोई ऐसा विद्वान है नहीं जो इस तरीके से, या कोई इतना बड़ा लोग हो जो ध्यान केंद्रित करे, कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर बिठाए, है ना, जो उनको सही करके लिखे। तो बिल्कुल गलत लिखा जाता है, और ये चीज़ महावीर प्रसाद द्विवेदी से के बर्दाश्त के बाहर थी। तो वो उस रचना को ही लौटा देते थे, छापना तो दूर बात, उसको लौटा देते थे वापस। आगे क्या लिखते हैं, मुहावरे का भी विचार रखना चाहिए, बेमुहावरादार भाषा अच्छी नहीं लगती, क्रोध क्षमा कीजिए इत्यादि वाक्य कान को अतिशय पीड़ा पहुंचाते हैं। मुहावरा भी भाषा का प्राण है, उसे जिसने नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना, उसकी भाषा कदापि आदरणीय नहीं हो सकती। विषय के अनुकूल शब्द स्थापना करनी चाहिए। कविता एक अपूर्व रसायन है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कविता के विषय में क्या कहते हैं कि ये एक अपूर्व रसायन है। उसके रस की सिद्धि के लिए बड़ी सावधानी, बड़ी मनोयोगिता और बड़ी चतुराई आवश्यक होती है। रसायन सिद्ध करने में आँच के न्यूनाधिक होने से जैसे रस बिगड़ जाता है, वैसे ही यथोचित शब्दों का उपयोग न करने से काव्य रूपी रस भी बिगड़ जाता है। किसी किसी स्थल विशेष पर रुक्षाक्षर वाले शब्द अच्छे लगते हैं, परंतु और सर्वत्र ललित और मधुर शब्दों का ही प्रयोग करना उचित है। कहने का अर्थ है कि जिस तरीके की काव्य रचना आप कर रहे हैं, आपको उनके उसी प्रकार के शब्द चुनने चाहिए। जहां ओज गुण या वीर रस की कविता लिख रहे हैं तो वहां थोड़े से क्लिष्ट शब्द अच्छे लगते हैं, लेकिन ऐसे शब्द हमें नहीं लिखने चाहिए जिससे कविता का रस को परिपाक करने में बाधा आए, रस उत्पन्न ना हो। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब भी आप कोई रसायन बनाते हैं तो उसकी जो आंच है उसके अनुकूल रखते हैं कि मध्यम आंच पर पकाना है। सरल भाषा में शब्द समझें तो यदि हम कोई विशेष व्यंजन बना रहे हैं तो उसको भी अपनी रसोई में ध्यान रखते हैं कि इसे मध्यम आंच पर करना है, पकाना है। अगर तेज करेंगे तो जल जाएगा, उसका रस ही खत्म हो जाएगा ना। फिर उसी प्रकार यदि आप कविता में ध्यान नहीं रखेंगे इन सब चीज़ों का, तो फिर उससे रस उत्पन्न नहीं होगा, उतना वो पाठक वर्ग को प्रभावित नहीं करेगी। और रामचरितमानस का उदाहरण मैं बार बार इसलिए देती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक ऐसी पुस्तक है जो हर हिंदू या हर भारतवासी के घर में उपलब्ध होगी। उसे पढ़कर देखिए, आप पूरा उसको गा सकते हैं आराम से, है ना। और इतना अच्छा लिखा हुआ है, इतना उसमें दोहा चौपाई में पूरी भाषा का, शब्दों का, मुहावरों का, हर चीज़ का ध्यान रखा हुआ है कि ऐसा लगता है कि ये हमारे दुखों को दुखों के निवारण के लिए उसका पाठ करवाते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो लिखा इस तरीके से है कि रस उत्पन्न होता है, शांति मिलती है उसे पढ़कर। तो यही यहाँ महावीर प्रसाद द्विवेदी जी समझाना चाह रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। शब्द चुनने में अक्षर मैत्री का विशेष विचार रखना चाहिए। अच्छे अर्थ का द्योतक ना होकर भी कोई कोई पद्य केवल अपनी मधुरता ही से पढ़ने वाले के अंतःकरण को द्रवीभूत कर देता है। कैसे, टूटत उड़ू बैठे तरु जाई इत्यादि वाक्य लिखना हिंदी की कविता को कलंकित करना है। शब्दों को यथास्थान रखना चाहिए। शब्द स्थापना ठीक ना होने से कविता की दुर्दशा होती है और अर्थांश में जो क्लिष्टता आ जाती है उसके उदाहरण हिंदी कालिदास की समालोचना में दिए जा चुके हैं। तो ये एक इनका प्रसिद्ध लेख है। नेट परीक्षा के में पूछा गया था कि इनकी रचना कौन सी नहीं है, कालिदास की निरंकुशता, यह भी एक लेखक इन्होंने लिखा है। कितने से भी बड़े राइटर को अगर इन्होंने व्याकरणिक गलतियां इनकी पकड़ में आई हैं तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने उसकी आलोचना की है, ध्यान केंद्रित किया है हिंदी पाठक वर्ग का। क्योंकि यदि गलतियों से नहीं सीखेंगे तो आप श्रेष्ठ कवि नहीं बन पाएंगे। इसलिए हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए, हिंदी के हित में ही इसकी ओर ध्यान आकर्षित किया है। बहुत ही अच्छा लेख है। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं, गद्य और पद्य की भाषा पृथक पृथक न होनी चाहिए। हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जिसके गद्य में एक प्रकार की और पद्य में दूसरे प्रकार की भाषा लिखी जाती है। सभ्य समाज की जो भाषा हो उसी भाषा में गद्य पद्यात्मक साहित्य होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको इसको शुरू करने से पहले ही बताया कि भारतेंदु काल में क्या था, गद्य की भाषा तो खड़ी बोली हो गई थी, लेकिन पद्य अभी में क्या लिखा, ब्रज भाषा में ही लिखा जा रहा था। तो वो कह रहे हैं कि सभ्य समाज की जो भाषा है, जो बोली जा रही है, उसी में गद्य पद्य होना चाहिए। गद्य का प्रचार हिंदी में थोड़े दिनों से हुआ है, पहले गद्य प्राय न था। हमारा साहित्य केवल पद्य में था। गद्य साहित्य की उत्पत्ति से पहले पद्य में ब्रज भाषा का ही सार्वदेशिक प्रयोग होता था, अब कुछ अंतर होने लगा है।
पद्य की इस समय उन्नति हो रही है, अतः यह संभव नहीं कि गद्य की भाषा का प्रभाव पद्य पर ना पड़े। जो प्रबल होता है वह निर्बल को अवश्य अपने वशीभूत कर लेता है। यह बात भाषा के संबंध में भी त्वरित पाई जाती है। 50 वर्ष पहले के कवियों की भाषा इस समय के कवियों की भाषा से मिलाकर देखिए। देखने से तत्काल विदित हो जाएगा कि आधुनिक कवियों पर बोलचाल की हिंदी भाषा ने अपना प्रभाव डालना आरंभ कर दिया है। उनकी लिखी ब्रजभाषा की कविता में बोलचाल अर्थात खड़ी बोली के जितने शब्द और मुहावरे मिलेंगे उतने 50 वर्ष पहले कवियों की कविता में कदापि नहीं मिलेंगे। यह निश्चित है कि किसी समय बोलचाल की हिंदी भाषा ब्रजभाषा की कविता के स्थान को अवश्य छीन लेगी। और अब महावीर प्रसाद द्विवेदी तो देखिए उस समय अपने समय नहीं रहे, लेकिन आज हम देखते हैं कि ब्रजभाषा में कविता ना के बराबर हो रही है। पूरी की पूरी कविता किसमें, बोलचाल की भाषा और खड़ी बोली में हो रही है। तो समय से पूर्व ही महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इन चीज़ों को अपने ज्ञान के आधार पर ये जान लिया था कि एक दिन ऐसा आएगा, और अब हम देखते हैं कि रचना उसमें हो रही है। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं, इसीलिए कवियों को चाहिए कि वे क्रम से गद्य की भाषा में भी कविता करना आरंभ करें। बोलना एक भाषा और कविता में प्रयोग करना दूसरी भाषा प्राकृतिक नियमों के विरुद्ध है। जो लोग हिंदी बोलते हैं और हिंदी के ही गद्य साहित्य की सेवा करते हैं, उनके पद में ब्रज की भाषा का आधिपत्य बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। ठीक है, अब जब आप बोलते हिंदी हो तो फिर आप रचना भी आप उसी में करिए ना। ऐसा थोड़ी ना है कि रचना के लिए एक अलग भाषा। अब जैसे कि अंग्रेजी बोलने लगे तो फिर अंग्रेजी की कविताएं लिखी जाएंगी। जब व्यवहार में हम हिंदी ही नहीं बोलेंगे, जब बच्चे अंग्रेजी ही बोलेंगे तो आगे जो साहित्य आएगा वो भी अंग्रेजी में ही लिखा जाएगा, हिंदी में तो नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे ब्रजभाषा से भाषा खड़ी बोली की ओर आई, वैसे ही अब खड़ी बोली से भाषा कहाँ जा रही है, ये इस चीज को देखिए। ब्रजभाषा की कविता में जिस प्रकार खड़ी बोली के शब्द आने लगे थे महावीर प्रसाद द्विवेदी के टाइम में, उसी प्रकार वर्तमान खड़ी बोली की कविता में अंग्रेजी के शब्द भी आ रहे हैं और धीरे धीरे आधिपत्य किसका हो जाएगा, अंग्रेजी का हो जाएगा। तीसरे नंबर पर कवि कर्तव्य निबंध के अंतर्गत जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने पॉइंट लिया है वह लिया है अर्थ। ठीक है, सौरस्य ही कविता का प्राण है। पंक्तियां पूछी जा सकती हैं किस कवि की, किस लेखक की ये पंक्तियां या कौन से निबंध से उद्धृत की गई हैं। देखिए, रामचंद्र शुक्ल का भी एक निबंध है कविता क्या है, लेकिन आपके उत्तर प्रदेश सिलेबस वाले में वो नहीं लगा हुआ है, हाँ नेट के सिलेबस में है। तो दोनों का बिल्कुल अलग अलग है। और जब दोनों को ध्यान से पढ़ेंगे, निबंध को पढ़ते समय लेखक से संबंधित इतनी सारी चीजें मैं आपको क्यों बता रही हूँ, मैं क्यों बता रही हूँ कि महावीर प्रसाद द्विवेदी में और हजारी प्रसाद द्विवेदी में अंतर है, शुक्ल का, ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ कि आपके माइंड में बिल्कुल क्लियर हो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जो सोचने का तरीका है, जो कार्यशैली है, उनका जो व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। शुक्ल का एक अपनी कार्यशैली है और द्विवेदी जी की अपनी है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि सौरस्य ही कविता का प्राण है। जिस पद्य में अर्थ का चमत्कार नहीं वह कविता नहीं। कवि जिस विषय का वर्णन करे उस विषय से उसका तादम्य हो जाना चाहिए। ऐसा ना होने से अर्थ सौरस्य नहीं आ सकता। विलाप वर्णन करने में कवि के मन में यह भावना होनी चाहिए कि वह स्वयं विलाप कर रहा है और वर्णित दुख का स्वयं अनुभव कर रहा है। प्राकृतिक वर्णन लिखने के समय उसके अंतःकरण में यह दृढ़ संस्कार होना चाहिए कि वर्ण्यमान नदी, पर्वत अथवा मन के सम्मुख वह स्वयं उपस्थित होकर उसकी शोभा देख रहा है। जब कवि की आत्मा का वर्ण विषयों से इस प्रकार निकट संबंध स्थापित हो जाता है, तब उसका किया हुआ वर्णन यथार्थ होता है और तभी उसकी कविता पढ़कर पढ़ने वालों के हृदय पर त्वरित भावनाएं उत्पन्न होती हैं। कविता करने में हमारी समझ में अलंकारों को बलात् लाने का प्रयत्न न करना चाहिए। विषय वर्णन के झोंक में जो कुछ मुख से निकले उसे ही रहने देना चाहिए। बलात् किसी शब्द को लाने की चेष्टा करने की अपेक्षा प्रकृत भाव से जो कुछ आ जाए उसे ही पदवद्य कर देना और अधिक सरल और आह्लादकारक होता है। आह्लादकारक यानी आनंदकारक होता है। अपने मनोनीत अर्थ को इस प्रकार व्यक्त करना चाहिए कि पद्य पढ़ते ही पढ़ने वाले उसे तत्क्षण हृदयंगमन कर सकें। क्लिष्ट कल्पना अथवा सोच विचार करने की आवश्यकता न पड़े। यानी
ऐसा आपको लिखना है, ऐसी कविता करनी है, तो अच्छी कविता जिसका पढ़ते ही अर्थ समझ में आए। ऐसा नहीं हो कि आपको अपनी बुद्धि के घोड़े लंबे समय तक दौड़ाने पड़े और आप शब्दों को तोड़ मरोड़ के इसका ये अर्थ है, उसका वो अर्थ है, ऐसे करने में ही आपको घंटे लगे, तो वो कविता कुछ लोग तो पढ़ लेंगे, लेकिन वो कविता फिर प्रसिद्धि नहीं पाएगी। क्योंकि मूल क्या है? एक रस और एक अर्थ। कविता के मूल में दो ही चीजें, एक रस उत्पन्न होना चाहिए और अर्थ। अब जब अर्थ समझ में नहीं आएगा तो रस तो उत्पन्न होगा ही नहीं, इसलिए पहले अर्थ समझ में आना चाहिए, तभी तो रस उत्पन्न होगा। तो दोनों ही इसके मूल में है। आगे महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि बहुत से शब्द ऐसे हैं जो सामान्य रीति से सब एक ही अर्थ के व्यंजक है, परंतु विशेष ध्यानपूर्वक देखने अथवा धातु के अर्थ का विचार करने से पृथक पृथक शब्दों के पृथक पृथक शब्दों में पृथक पृथक शक्तियों का गर्वित रहना प्रकट होता है। तन्वी शब्द का सामान्य अर्थ स्थल विशेष में स्त्री होता है, परंतु तनु शब्द का अर्थ कृष होने के कारण तन्वी का विशेष अर्थ दुर्बल है। यदि कहें कि यह तन्वी अपने पति के साथ सुख से अपने घर में रहती है, तो यह तन्वी शब्द उस अर्थ का व्यंजक नहीं हो सकता जो अर्थ वामा इत्यादि शब्दों का होता है। परंतु यदि कहें कि तन्वी अपने प्रियतम का वियोग बड़े धैर्य से सहन कर रही है, तो वहां तन्वी शब्द की गर्वित शक्ति से वियोग उद्योग का अर्थ में सहायता पहुंचती है, यानी कि वो अपने पति के वियोग में थोड़ी सी कृशकाय हो गई है। ठीक है, समझाना चाह रहे हैं यह। अतः ऐसे स्थल पर शब्द का प्रयोग बहुत प्रशस्त है। अर्थ सौरस्य के लिए जहां तक संभव हो ऐसे ही शक्तिमान शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। कितनी अच्छी बात कही है। देखिए, हिंदी साहित्य में प्रत्येक शब्द के अलग अलग अर्थ है ना, मतलब सिचुएशन के हिसाब से एक ही शब्द अलग अलग अर्थ देता है। आगे देखते हैं। घनाक्षरी और सवैया आदि लिखने वाले कुछ कवियों की कविता में कभी कभी अनेक निरर्थक शब्द आ जाते हैं। कभी कभी शब्दों के ऐसे विकृत रूप प्रयुक्त हो जाते हैं कि उनका अर्थ ही समझ में नहीं आता। कभी कभी पदांत में समान अक्षर लाने के ही लिए निरर्थक अथवा अपभ्रंश शब्द लाए जाते हैं। ब्रज भाषा की कविता अथवा घनाक्षरी या सवैया के हम प्रतिकूल नहीं, परंतु हमारा मत यह है कि अर्थ का सौरस्य ही की ओर कवियों का ध्यान अधिक होना चाहिए, शब्दों के आडंबर की ओर नहीं। अर्थहीन अथवा अनुपयोगी शब्द न लिखे जाने चाहिए और न शब्दों के प्रकृत रूप को बिगाड़ना चाहिए। शब्दों को बिगाड़ने से उनके बिगड़े हुए रूप पढ़ने वालों के कान में खटकते हैं। जिस अर्थ में वे प्रयुक्त होते हैं उस अर्थ की वे कभी कभी पोषकता भी नहीं करते। ठीक है। अश्लीलता और ग्राम्यता गर्वित अर्थों से कविता को कभी न दूषित करना चाहिए, न देश काल और लोक आदि के विरुद्ध कोई बात कही जानी चाहिए। कविता को सरस बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। नीरस पद्यों का कभी आदर नहीं होता, जिसे पढ़ते ही पढ़ने वाले के मुख से वह न निकले अथवा उसका मस्तक न हिलने लगे अथवा उसकी दंत पंक्ति न दिखलाई देने लगे। अन्यथा जिस रस की कविता उस रस के अनुकूल वह व्यापार न करने लगे तो वह कविता नहीं है, क्या है? मात्र तुकबंदी है। कविता के सरस होने से ही उपयुक्त बातें हो सकती हैं, अन्यथा नहीं। रस ही कविता का सबसे बड़ा गुण है। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कविता का सबसे बड़ा गुण किसको माना है? रस को माना है। आगे लिखते हैं, वह श्री कंठचरित के कर्ता ने ठीक ही कहा है। तो यहाँ पे संस्कृत कवि के उसका उदाहरण देते हुए कहते हैं, वो तैस्तरलंकृति शतेवंती सितोऽपि रूढ़ो महत्यपि पदे धृतशौष्ठव्योऽपि नूनं विना घनरस प्रसारा विषेकम काव्याधिराज पदर्महति न प्रबंध है। अर्थात सैकड़ों अलंकारों से अलंकृत होकर भी, शब्द शास्त्र के उच्चासन पर अधिरूढ़ होकर भी, सब प्रकार के शौष्ठव को धारण करके भी रस रूपी अभिषेक के बिना कोई भी प्रबंध काव्याधिराज पदवी को नहीं पहुंचता। अब इसके अंतर्गत अर्थ की क्या महत्ता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम विषय को। विषय के बारे में अभी चौथा और अंतिम पॉइंट है, इसको देखते हैं। कविता का विषय मनोरंजक और उपदेशजनक होना चाहिए। यमुना के किनारे किनारे कैली कौतूहल का अद्भुत अद्भुत वर्णन बहुत हो चुका। न परिक्रियाओं पर प्रबंध लिखने की अब कोई आवश्यकता है, न स्वकीयाओं के गतागत की पहेली बुझाने की। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राज पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। सभी से उपदेश, सभी के वर्णन से मनोरंजन हो सकता है। फिर क्या कारण है कि इन विषयों को छोड़कर कोई कवि स्त्रियों की चेष्टाओं को वर्णन करना ही कविता की चरम सीमा समझते हैं?
बहुत ही महावीर प्रसाद द्विवेदी की पहचान जिन पंक्तियों से हुई है कविता के संबंध में, उनकी राय जब भी पूछी जाती है तो ये पंक्तियां पूछी जाती हैं। क्या नेट परीक्षा, क्या असिस्टेंट प्रोफेसर, सब में ये पंक्तियां पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाती हैं। दोबारा पढ़ के सुनाती हूँ। ये पहली वाली पंक्ति बार बार पूछी जाएगी कि किस कवि की पंक्तियां हैं। चींटी से लेकर हाथी पर्यंत, पशु भिक्षुक से लेकर राजा पर्यंत, मनुष्य बिंदु से लेकर समुद्र पर्यंत, जल, अनंत आकाश, अनंत पृथ्वी, अनंत पर्वत, सभी पर कविता हो सकती है। सभी से उपदेश, सभी के वर्णन से मनोरंजन हो सकता है। फिर क्या कारण है कि इन विषयों को छोड़कर कोई कोई कवि स्त्रियों की चेष्टाओं का वर्णन करना ही कविता के चरम सीमा समझते हैं। यानी आप कविता करना चाहें तो आपके लिए कविता के उपादानों की कोई कमी नहीं है आपके पास। आप चाहे जिस विषय पर कविता कर सकते हो, चाहे जिस भी विषय पर लिखिए, वो कविता ही कहलाएगी। फिर क्या जरूरी है कि आप केवल स्त्री के अंग प्रत्यंगों का, शोभा का वर्णन करने में ही सोचे कि मैं महान कवि हूँ। ठीक है, यानी अब वो बहुत कुछ लिखा जा चुका है रीतिकाल तक, वो सब चीजें छोड़कर अब हमें नए नए वर्ण विषयों की ओर ध्यान देना चाहिए। कहने का तात्पर्य यही है। विषय के अंतर्गत मतलब किस किस विषय पर हो सकती है, तो ये पंक्तियां पूछी जाती हैं, महत्वपूर्ण है, तो आप लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा रजिस्टर में कहीं। आगे बढ़ते हैं। केवल अविचार और अंध परंपरा मेघनाथ बध अथवा यशवंतराव महाकाव्य वे लिख नहीं सकते, तो उनको ईश्वर की निस्सीम सृष्टि में छोटे छोटे सजीव अर्थात निर्जीव पदार्थों को चुनकर उन्हीं पर छोटी छोटी कविताएं करनी चाहिए। अभ्यास करते करते शायद कभी किसी समय वे इससे अधिक योग्यता दिखलाने में समर्थ हों, और दंडी कवि के कथानुसार शायद कभी बाग देवी उन पर सचमुच ही प्रसन्न हो जाएं। नायिका के हाव भाव आदि के वर्णन का अभ्यास करने वालों पर भी सरस्वती की कृपा हो सकती है, परंतु तदर्थ उनकी उपासना न करना ही अच्छा है। कि ज्यादा बहुत कुछ लिखा जा चुका, अब क्या लिखना है, नए नए देखिए। इसके बाद बहुत अच्छी अच्छी कविताएं देखिए, कुकुरमुत्ता जैसे एक छोटे से उस पर निराला ने कविता लिख डाली, नौका विहार है, बहुत सारी चीजें हैं। छायावाद के अंतर्गत बहुत कुछ लिखा भी गया है, और भी बहुत सारे दिए जा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो गहराई में न जाते हुए आगे बढ़ाते हैं। संस्कृत में शास्त्र से उत्तम उत्तम काव्य विद्यमान है, अतः उस भाषा में काव्य प्रकाश, ध्वन्यालोक, कुबलयानंद, रसतरंगिणी आदि साहित्य के अनेक लक्षण ग्रंथों का होना अनुचित नहीं, परंतु हिंदी भाषा में सत्काव्य का प्राय अभाव है। इस कारण अलंकार और रस विवेचन के झगड़ों से जटिल ग्रंथों के बनने की हमें कोई आवश्यकता नहीं देखते कि आप इस पे रचना करें कि अलंकार रस विवेचन के झगड़े में पड़े। हेला हाव का लक्षण, उसका चित्र देखने से क्या लाभ, अथवा दीप का अलंकार व उसके सूक्ष्म से भी सूक्ष्म भेदों को जानने की क्या उपयोग। हिंदी में ऐसे कितने काव्य हैं जिनमें ये भेद पाए जाते हैं। हमारी अल्प बुद्धि के अनुसार रस सुकुमार, जसवंत जसो भूषण के समान ग्रंथों की समय आवश्यकता नहीं। इनके स्थान पर यदि कोई कवि किसी आदर्श पुरुष के चरित्र का अवलंबन करके एक अच्छा काव्य लिखता तो उससे हिंदी साहित्य को अलभ्य लाभ होता। कनिष्का और ज्येष्ठा का भेद और उनके चित्र देखें तो क्या, और न देखें तो क्या, और उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण नामानुसार सिद्ध हो जाए तो क्या, और ना सिद्ध हुआ होगा तो क्या। नायिकाओं को भी झगड़ों में उलझने से हानि के अतिरिक्त लाभ की कोई संभावना नहीं। हिंदी काव्य की हीन दशा को देखकर कवियों को चाहिए कि अपनी विद्या, अपनी बुद्धि और प्रतिभा का दुरुपयोग इस प्रकार के ग्रंथ लिखने में ना करें। अच्छे काव्य लिखने का उन्हें प्रयत्न करना चाहिए। अलंकार, रस और न्याय का निरूपण बहुत हो चुका। इस समय कवियों का एक दल कवि समाज और कवि मंडलों में बद्ध होकर समस्या पूर्ति करने में व्यग्र हो रहा है। समस्या पूर्ति किस काल के कवियों की विशेषता है? भारतेंदु काल के। अच्छे से पढ़ाया है रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक के अंतर्गत। उस पर भी आक्षेप करते हुए संस्कृत के कवियों को भी समेट लिया। संस्कृत के कवियों ने लक्षण ग्रंथ लिखे, उसका कारण था वो स्पष्ट कर दिया। उनकी देखा देख हिंदी में लिखे गए, चलो लिखे गए रीतिकाल तक, वो भी ठीक है, लेकिन आधुनिक काल में उनकी आवश्यकता नहीं है। इन पूर्ति कालों में से कुछ को छोड़कर शेष कविता के नाम की भी बड़ी अवहेलना करने उनको चाहिए बिना योग्यता संपादन किए समस्या पूर्ति करने के झगड़े में ना पड़े। अच्छी समस्या पूर्ति करना असाधारण प्रतिभावान का काम है। एक साधारण कवि अपने मनोनुकूल विषय पर एक ही घड़ी में चाहे 50 पद लिख डाले, वे सब चाहे अच्छे भी हों, परंतु किसी समस्या के टुकड़े पर अच्छी कविता करने में वह शायद ही सफल मनोरथ होगा। समस्या पूर्ति के लिए असामान्य कौशल और प्रबल प्रतिभा की आवश्यकता है। इस समय प्रतिभा का पूरा विकास बहुत कम देखा जाता है, इसलिए समस्या की पूर्ति भी प्राय अच्छी नहीं होती। हमारी यह सम्मति है कि समस्या पूर्ति के विषय को छोड़कर अपनी अपनी इच्छा के अनुकूल विषयों को चुनकर कवि को यदि बड़ी ना हो सके तो छोटी छोटी स्वतंत्र कविता करनी चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की कविताओं का हिंदी में अभाव है। और इन्हीं से प्रेरणा करके, इसी लेख से प्रेरणा ग्रहण करके हमने देखा कि बाद में समस्या पूर्ति को कवियों ने छोड़ दिया था और कुछ कवियों ने फिर अच्छी अच्छी रचनाएं भी करी थी, है ना।
ये सब हम रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हिंदी साहित्य में पढ़ चुके हैं। नहीं पढ़ा हो तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई निःशुल्क रूप से आपके लिए उपलब्ध है। कोई आपको पेमेंट नहीं करना, बस एक ही पेमेंट करना है, वो करना है वीडियो को लाइक। और आप लोग उसमें भी भाई बड़े कंजूस हैं, वीडियो को लाइक ही नहीं करते, पूरा वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं कर रखा। मेरी आज तक समझ में नहीं आया कि जब आप मेरे वीडियोज़ देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने में क्या दिक्कत है। चैनल पे 50% ऐसे 49% लोग ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा और वो वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, मैं उसका कभी आपको वो दिखा दूंगी छोटा सा, जहाँ पे सब्सक्राइबर कम है और जो नॉन सब्सक्राइबर हैं वो इतने ज़्यादा हैं, यानी वीडियोस देखे जा रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा। अब भाई ये पता नहीं आप लोग क्यों करते हैं, मेरी समझ के बाहर है। प्लीज़ आप लोगों को समझ में आए तो फिर मुझे बताइएगा कमेंट में। और आप लोग वीडियो को लाइक क्यों ना करते, क्यों नहीं करते हैं, ये भी लिख के आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। ठीक है, आगे देखते हैं। संस्कृत और अंग्रेजी काव्यों का अनुवाद हिंदी में करने की ओर भी कवियों की रुचि बढ़ने लगी है, परंतु स्वतंत्र कविता की अपेक्षा दूसरे की कविता का अनुवाद अन्य भाषा में करना बड़ा कठिन काम है। एक शीशी में भरे हुए इत्र को जब दूसरी शीशी में डालने लगते हैं तब डालने में ही पहले कठिनता उपस्थित होती है, और यदि बिना 2-4 बूंद इधर उधर टपके हुए शीशी में चला भी गया तो उस उलटफेर में उसके सुवास का विशेषांग अवश्य उड़ जाता है। एक भाषा की कविता का दूसरी भाषा में अनुवाद करना मूल कवि का अपमान करना है, क्योंकि अनुवाद के द्वारा उनके गुणों का ठीक ठाक परिचय न होने के कारण पढ़ने वालों की दृष्टि में वह हीन हो जाता है। इसलिए किसी पुस्तक का अनुवाद आरंभ करने से पहले अनुवादक को अपनी योग्यता का विचार कर लेना नितांत आवश्यक है। सच है कि जो अच्छा कवि है वह अच्छा अनुवाद करने में समर्थ हो सकता है, दूसरा नहीं, परंतु अच्छा कवि होना भी दुर्लभ है। महाकवि मखक ने ठीक ही कहा है। अब सब कुछ समेट लिया, समस्या पूर्ति भी बहुत हो चुकी, नायिका वर्णन भी बहुत हो चुका, और तो और अनुवाद भी बहुत हो चुका है ना। भारतेंदु काल में भर भर के अनुवाद हुआ था, अब ये सब कुछ बहुत हो चुका, अब कुछ नया करो। कहने का तात्पर्य पूरे निबंध का सार यही है। तान्य रत्नानि न सन्ति येषा सुवर्ण संघेन च येनः पूर्णा ये रीति मात्रेण दरिद्र कल्पा यांत्रिष्वत्वम की कतम कविनाम। अर्थात अर्थ रत्न और स्वर्ण समूह से जो परिपूर्ण नहीं है वे महादरिद्री लोग केवल रीति मात्रा का अवलंबन करके कविश्वर की पदवी कदापि नहीं पा सकते। काव्य के गुणों और दोषों की विवेचना संस्कृत के जिन पुस्तकों में है उनमें कवियों के कर्तव्य और अकर्तव्य पर बहुत कुछ कहा गया है, परंतु उन सब बातों का विचार हम यहाँ पर नहीं कर सकते। केवल स्थूल अर्थात मोटी मोटी बातों ही की विचार की इच्छा से हमने ये लेख आरंभ किया था, अतः अब हम इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। इसी के साथ महावीर प्रसाद द्विवेदी अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। इसी के साथ मैं भी अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि महावीर प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं। कुल मिलाकर हिंदी के विकास में, खड़ी बोली हिंदी की जो रचना है उसके विकास में नए कवियों के लिए जो मार्ग प्रशस्त किया महावीर प्रसाद द्विवेदी, उनकी बुद्धि को खोला, उनके जो बुद्धि के आयाम थे उनको पूरा आकाश दे दिया उड़ने के लिए कवियों को, कि आप सब पे रचना करिए ना। क्या जरूरी है कि नायिका वर्णन किया जाए, क्या जरूरी है किसी सभा में जाके समस्या पूर्ति करी जाए, कहाँ आवश्यकता है कि आप अन्य भाषाओं के ग्रंथों का अनुवाद करो, कोई इसकी जरूरत नहीं है। नए नए चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तक, पृथ्वी से लेकर आकाश तक, जिस विषय पे चाहे कविता करिए तो पूरा आकाश, पूरा धरातल, सब कुछ, पूरा ब्रह्मांड खोल के रख दिया कवियों के सामने, और इससे बाद के कवियों को नई दिशा मिली, उनका उत्साह वर्धन हुआ। जिस प्रकार आप लोग मेरा अच्छे अच्छे कमेंट से उत्साह वर्धन करते हो ना, बहुत अच्छी अच्छी पंक्तियां लिखते हो, तो मेरा उत्साह वर्धन होता है आगे के लिए। जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ या पारिवारिक कारणों से या हारी बीमारी किसी भी कारण से जब वीडियो नहीं बना पाती, और उस समय जो आपका एक अच्छा सा सुंदर सा कमेंट आ जाता है तो वापस मुझे उत्साहित कर देता है, प्रेरणा देता है ना। उसी तरीके से दिशा निर्धारण का कार्य किया महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। शुक्ल की पुस्तक के अंतर्गत भी इनका योगदान मैंने अच्छे से समझाया, और यह निबंध आपके उस दृष्टि को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। आशा करती हूँ अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ कल एक नई रचना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।